अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पंजाब टॉक के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी तहलका खेज चीज़ें सामने आ रही हैं। एक जानिब अगर ऑडियो लीक्स के मामले को देखा जाए तो हमने देखा कि कुछ दिन कबल वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ और इस हवाले से हैकर्स की जानिब से यह दावा किया गया था कि एक वेबसाइट पर वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली तमाम गुफ्तगू को हैक कर लिया गया है, उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और वक्तन फ़वक्तन वहाँ से ऑडियो लीक्स की जाएंगी। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक सरकारी अफसर के साथ गुफ्तगू लीक हुई। उसके बाद फिर उनकी भतीजी मरीम नवाज़ शरीफ के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई, काफ़ी हसास मामलात उसमें डिस्कस किए गए, वो ऑडियो भी लीक हुई। और अभी मामला एक तरफ चल रहा था कि फिर इमरान खान साहब की साइफ़र वाले मामले के ऊपर भी ऑडियो लीक कर दी गई। तो ऑडियो लीक का एक सिलसिला चल रहा है। फिर अगर आज की अहम तरीन डिवेलपमेंट की हम बात करते हैं तो मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा रिलीफ मिला है और नैब में एवन फील्ड रेफरेंस के तहत उन पर जो मुकदमात दर्ज थे उनसे उनको बरी किया गया है। इसके साथ उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को भी बरी किया गया है। तो इस हवाले से काफ़ी गुफ्तगू चल रही हैं, बल्कि पिछले 2-4 दिन से ये ख़बरें आना शुरू हो चुकी थी कि शायद ये सब कुछ किसी डील का नतीजा है, क्योंकि इसहाक डार साहब जो कि इस वक्त अब वजारत ख़जाना में वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभाल चुके हैं, उनकी वापसी के बाद ये ख़बरें शुरू हो गई थी कि शायद शरीफ ख़ानदान को भी अब रिलीफ मिलेगा। और वही देखने में आया, 2 दिन के बाद अदालत की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला दिया गया। तो आज के सारे प्रोग्राम में हमने इसी पर गुफ्तगू करनी है कि क्या वाक़तन वो जो रिलीफ़ का एक सिलसिला था जिसको हमारे यहाँ किसी ज़माने में NRO 1 NRO 2 कहा जाता था, क्या वो NRO की कहानी दोबारा शुरू कर दी गई है? वो लोग जिनको अदालत से पहले मुल्ज़िम से मुजरिम डिक्लेयर किया गया, अब उन्हीं की सज़ाएँ ख़त्म कर दी गई हैं और उनसे जो मुजरिम का टैग था वो हटा दिया गया है। तो आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं मैडम विरदा खान साहबा। इसके अलावा सीनियर तजदियाकार कमर गिलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर कानूनदान मलिक आसिफ याकूब एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं पैनल में मौजूद तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और कमर गिलानी साहब, आपकी तरफ पहले आऊँगा। आज की जो बड़ी खबर है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा वाली, उसके हवाले से थोड़ा सा आपका तजज़िया जानूँगा कि क्या इसके पीछे कहानी चल रही है, कोई इनके मामला सेट हो चुके हैं, क्या खबर है आपके पास? जी, सबसे पहले देखिए जो आज का ये मरीम नवाज का जो इशू आया है, इसका जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें ये बड़े अनोखे तरीके से फैसला आया। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ चीजें हमारी ये सामने आई हैं, उन चीजों में हमने देखा है कि किस तरीके से जब भी कोई छोटी सी भी एक पेशी होती थी इमरान खान की या वजीर आजम शहबाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के या कोई भी, तो उसकी हमने देखा कि उसकी बहुत ज्यादा हाइट होती थी और इतनी हाइट होती थी कि सुबह से ही पता लगना शुरू हो जाता था कि ऐसे लग रहा होता था कि एक फ्रीक समझता था कि उसके हक में फैसला आ रहा है, जबकि दूसरा फ्रीक समझता था कि मेरे हक में फैसला आ रहा है। लेकिन जो आज इतना बड़ा फैसला आया जिसकी जो हमने देखा है कि इस केस में मरीम नवाज और कैप्टन सफदर उनके जो शोहर है, ये दोनों इस केस में जो है उन पर फर्द जुर्म भी आयद की गई थी, जबकि 7-8 साल की सजा भी उनके लिए वो पिछले जो है जो इनकी अदालतों की तरफ से आई थी तो उनकी तरफ से इनकी सजा भी आयद कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक इस तरह का ये फैसला आया है, तो इस फैसले पर इन खुद को जो हमने देखा है, मैं सारा दिन खुद भी देखता रहा हूँ, मेरे साथ कुछ और भी हमारे दोस्त थे जो मीडिया से वाबस्ता थे, वो भी देखते रहे हैं। वो सबका यही कहना था कि जिस तरीके से अचानक ये फैसला, इतना बड़ा फैसला आया है, तो ये फैसला सजा इनकी खत्म की जा रही है और बगैर किसी पेशी के, बगैर किसी इंदीजे के, तो ये बड़ी एक हैरानगी की बात है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें कि फैसला इस तरीके से अगर, क्योंकि कल इसहाक डार का डिसीजन हुआ था, वो भी सजा याफ्ता है, वो अदालत में पेश हुए हैं, अदालत में पेश होने के बाद उनको जो है वो फौरन ही उन्होंने अभी क्योंकि उनका केस चल रहा है, वो अदालत से बरी नहीं हुए किसी सूरत भी, तो उनका केस चल रहा है, उसके बाद उनको फौरी तौर पर एक सीट पर उनको बिठा देना, इतनी बड़ी जो कि मुल्क की मैशत वो संभालती है और वजीर आजम के बाद सबसे बड़ा जो ओहदा होता है वो माशी ओहदा होता है, जो मुल्क का निजाम चलाता है, मैशत संभालता है, वो बड़ा ओहदा होता है। और उनपे जो एलिगेशन है वो भी माशाल्लाह वो करप्शन के एलिगेशन थे। तो करप्शन के जो एलिगेशन थे उन पे एक तरफ वो चल रही है, दूसरी तरफ आपका मुल्क इस कदर अदम इस्तेहकाम की तरफ आपका मुल्क जा रहा है, तो
तो तबाही की तरफ जा रहा है, अवाम गुर्बत से हर चीज से पिटे रुटे पड़े हैं। तो इनके इस तरीके से इनके फैसले आना वो इंतहाई हैरानकुन है। ऐसे तजिया करके मुझसे पूछेंगे तो ये इंतहाई हैरानकुन फैसला है। ठीक है कमर गिलानी, आपका पॉइंट आ गया। वर्दा खान साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से आज मरीम नवाज़ का जो केस का फैसला आया है, अदालत ने उनको बरी किया है, क्या समझती हैं तहरीक इंसाफ का जो एहतसाब का बयानिया था, कितना उसको इससे धचका लगा है और ये कितनी बड़ी अहम न्यूज़ है बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये लोग आए ही थे यहाँ पे केसेस वगैरह खत्म करवाने के लिए। ये तो बात कोई ढकी छुपी तो आई नहीं कि मैं आपको सारा मतलब रिपीट करके बताऊं। और इन्हीं के जज होते हैं, इन्हीं के सारा कुछ होता है, तो डेफिनेटली इन लोगों को तो मतलब बरी तो होंगे। अभी अब मैं आपको इस बारे में और क्या कहूँगी, मतलब ये तो है कि ये लोग आए ही हुकूमत में थे, लोगों को इतना गरीब कर दी है। और जो लीक आपके सामने जो वीडियोस हुई हैं, जो मरियम नवाज की हुई हैं, जो वो अपने दामाद को जी, मैं उस तरफ लीक वाली तरफ आता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि यही अदालतें थी जहाँ से इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिला है, अब उन्हीं अदालतों की जानिब से यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी जहाँ एक हफ़्ता पहले इमरान खान साहब जब पेश हुए तो उन पर फर्द जुर्म लगनी थी, मगर खान साहब को एक मरतबा फिर मौका दिया गया, उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर ख़बर यही आई कि उन पर फर्द जुर्म अब आयद नहीं की जाएगी। तो उन्हीं अदालत से अगर मरीम नवाज़ साहबा को भी रिलीफ मिला है तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये लोग अपने केस ख़त्म करवाने आए थे और अदालतें इनके साथ वो सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, मसला पता क्या है सर, मसला ये है कि देखिए इमरान खान तो सच पे था ना, और उनके ऊपर जो भी मतलब जो केसेस वगैरह थे और जो उनका मतलब जो फैसला आया, उनके पास तो जो जज के पास तो कोई इशू ही नहीं था ना, मतलब वो किस चीज से उनको सजा देते हैं इमरान खान को जी। और वैसे भी अच्छा, यहाँ पर क्या अब तहरीक इंसाफ इसके ऊपर गौर कर रही है कि ये जो फैसला आया है इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करे? क्योंकि यहाँ पर एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि नैब के अंदर जो कवानीन में तरामीम की गई हैं उसके बाद ये फैसला आया है, और वो जो नैब तरामीम हैं वो एक्चुअली पहले ही कोर्ट के अंदर चैलेंज हो चुकी हैं। तो क्या उसको बुनियाद बनाकर क्या तहरीक इंसाफ इस तरफ जाएगी कि इसको चैलेंज किया जाए? जी इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बिल्कुल गलत फैसला आया है। क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ पे उनके पास पैसे किधर से आए। एवर सीड का जो इतना बड़ा केस था, वो सब दुनिया को पता है कि उन्होंने किस तरह पैसे करप्शन से लेके गए भाई की कंट्री, हमारे कंट्री को बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बेहाल कर दिया। मेरे पास ऐसी वर्डिंग नहीं है कि मैं क्या यूज करूं। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह जी हम लोग लाजमी जाएंगे। मलिक आसिफ जो सीनियर एडवोकेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मलिक आसिफ याकूब साहब, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और सर मरियम नवाज़ साहबा का आज जो केस में बरियत का फ़ैसला आया है उसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि मादी में तो हम देखते रहे कि पीपल्स पार्टी भी इस बारे में अपना एक बयानिया रखती थी और वो इस केस के अंदर उनको मुलजिमा और मुजरिमा समझती थी। अब अदालत ने उनको बरी कर दिया है, क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? देखें जी, ये बात अपने उस्मान भाई बड़ी प्यारी की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने हमेशा अदालतों के सामने अपना सर नडर किया है और हमेशा आसिफ अली जरदारी हूँ, बिलावल कह रहा हूँ, जितनी भी हमारी सीनियर क़यादत है, ठीक है, उन्होंने हमेशा अदालतों के सामने झुकी हैं। और अदालत का निज़ाम आपको पता डिफरेंट होता है। वहाँ पे जो है वो मीडिया पे बैठ के बात करनी आसान है, अदालत में उसको साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। किसी पे इल्जाम लगा देने से वो मुजरिम नहीं होता, उसको साबित करना जरूरी होता है। तो ये जो केस जिसमें आज मरियम बीबी की हुई है बरियत, इसके बारे में आप ये देखिए कि जब कोर्ट में उस केस को इन्होंने लेके आए हैं तो कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। कुछ दिन पहले मदद के साथ कुछ दिन पहले जनाब इमरान खान जो है, इमरान नियाज़ी साहब, उन पे दहशतगर्दी का पर्चा मौजूदा गवर्नमेंट ने दिया था, तो वो भी कोर्ट ने जो है उसकी दिफात भी खत्म कर दी, इसलिए कि वो बनता नहीं था। तो अदालत ने तो कानून को देखना है। अच्छा, चलें, अगर कानून के मुताबिक उनके पास मटेरियल अवेलेबल है तो पॉसिबल है, अगर नहीं है
तो फिर वो मटेरियल के हिसाब से देखना। एक तो ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि अदालत से बाकायदा उनको सज़ा हुई, नैब कोर्ट के अंदर उनके ऊपर केस चला और फिर वहाँ से उनको जो है वो सज़ा हुई थी, लेकिन अब सिनेरियो ये है कि जिस वक्त नई गवर्नमेंट आई जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हैं, तो नैब कवानीन में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई हैं और आलमोस्ट उसको गैर मौसर करने की ये आप पर बल्कि इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि कोशिश के उसको बिल्कुल गैर मौसर कर दिया। अब उस केस को अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है PTI ने, और उसी केस से मुतालिक जो फ़ैसला था मरीम नवाज़ साहबा पर वो हाई कोर्ट से जो है वो ख़त्म हुआ। आप इसका कानूनी पहलू बताइएगा कि जो एक केस जो है पिटीशन उसकी नज़र-ए-सानी की अगर दायर है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या ये बेहतर वक्त था कि इस केस का फ़ैसला जो है वो दिया जाता या पहले सुप्रीम कोर्ट से नज़र-ए-सानी अपील पर फैसला आ जाता नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से, उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला देना था वो दे देते? देखिए भाई सुभान भाई, आप थोड़ा सा पीछे जाएं। हमारी ना पाकिस्तानी कौम की ना मेमोरी जो है वो आजकल कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब की हुई है। कुछ दोस्तों ने, कुछ मीडिया ने और कुछ मीडिया के चंद लोगों ने, मैं तमाम की नहीं बात कर रहा, और कुछ उसमें हमारे सियासतदानों ने। आज ये देखें कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था, आसिफ अली जरदारी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान था, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आज़म पाकिस्तान था, तो उस वक्त पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ये ऑफर करवाई थी कि ये जो नैब इंजीनियरिंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, इसके जो कवानीन है इसमें अगर तरमीम कर दी जाए तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में, जो हमेशा से चली आ रही थी, जिसकी वजह से किसी भी वजीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। और इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ था कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत किसी भी वजीर आज़म को हटाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है वो एक अलग चीज है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने नैब के जो कवानीन है उनको जो है वो चेंज नहीं करने दिया था। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोऑपरेट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो कानून चेंज ना हो सका। तो अब जबकि वो मौका मिल गया कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक फैक्ट्री लगी हुई है उसको हम खत्म किया जाए, तो इस वक्त गवर्नमेंट ने जो है वो, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग थी, PDM की बाकी जो जमातें हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें, उन्होंने मिलकर ये एक जो फैक्ट्री है उसको बंद करने की एक कोशिश की है। तो जहां तक दूसरी बात आपने ये की है कि वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में PTI ने चैलेंज किया हुआ, तो उसमें कोई स्टे जारी नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें स्टे दे देती, पिछला जो है इस वक्त पार्लियामेंट में जो तरामीम की गई हैं, तो बेहतर ये होता कि PTI जो है बजाय उधर जाने के पार्लियामेंट के अंदर आके उसको फेस करती, तो उसमें हालात डिफरेंट होते। तो लेकिन ये इनकी पॉलिटिकली न्याय ली है, सियासी न्याय ली है, वहां पे आके पार्लियामेंट में ये अपना रोल अदा करते, वहां पे आके जो है इसको, अगर इनको वहां पे तहफ़्फ़ुज़ात थे तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात पार्लियामेंट में देते आके, जो कि बेहतरीन फोरम था। अब जबकि इन्होंने कोर्ट में उसको चैलेंज किया, तो मेरे ख्याल में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, कमर गिलानी साहब, जिस तरीके से अभी मलिक आसिफ याकूब साहब कह रहे थे कि पिछली हुकूमत में पीपल पार्टी ने ये कोशिश की थी कि नून लीग के साथ मिलकर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा समझा जाता है नैब, उसके कवानीन को दोबारा से रीमॉडलाइज किया जाए। लेकिन अगर मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊँ तो देखें, वहाँ पर पीपल पार्टी हुकूमत में थी और मुस्लिम लीग नून जो थी वो अपोजिशन में थी और एक बड़ी मुल्की जमात थी। अब क्या हुआ है कि मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है और PDM की तमाम जमातें भी हुकूमत में हैं, जबकि अपोजिशन में जो एक बड़ी जमात है जिसको एक पॉपुलर जमात कहा जाता है, और जितने भी आप देख लें कि इलेक्शन हुए और जितने भी सर्वेज हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत यकीनन कम नहीं हुई। इस तमाम मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं किया गया, उनके साथ गुफ्तगू नहीं की गई और यकमुश्त एक ही साइड का फ़ैसला करते हुए नैब कवानीन में तरमीम की गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तरमीम है, क्या इसके ऊपर ये सवाल फिर नहीं उठने चाहिए कि ये इन्होंने अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए मिल बैठ कर मौके से फ़ायदा उठाया? जी बिल्कुल, देखें ये आप इसको अगर दो स्टेप पे ले, दो चीज़ों में ले, इसको मैं डिवाइड करता हूँ दो पॉइंट में। पहला पॉइंट तो ये कि पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग है वो अभी तक कंटिन्यू, और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी हो रही है ये आज से पहले कभी नहीं हुई इस तरीके से। दूसरे नंबर पे जैसे कि पीपल्स पार्टी ने, और पहले हमने मुआवजा किया, आपने भी मुआवजा किया, उसके बाद आसिफ याकूब भाई ने, इन्होंने मुआवजा किया।
लेकिन पीपल्स पार्टी के जो इन पे केसेस बने थे, जरदारी साहब और दूसरे जो जिन पे केसेस बनते रहे हैं, उन्होंने सजा भुगती है। और ये जो अब मुस्लिम लीग नवाज के हैं और ये मौजूदा जो सिचुएशन है, ये सजा नहीं, ये एनआरओ लेते हैं। एनआरओ 1 भी सबसे ज्यादा जो जिसका बेनिफिट मिला वो सबसे ज्यादा नून लीग को मिला था, और ये अब एनआरओ 2 है, और जो हो चुका है जिसके बेनिफिट से सबसे ज्यादा किससे हासिल किए हैं वो मुस्लिम लीग नवाज ने किए हैं। और अभी आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ डे बाई डे सबसे ज्यादा एनआरओ 2 के जो आपको होता नजर आएगा ना। अभी तो हम कोई इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पूरी कौम कहेगी, जिसको नहीं भी पता वो भी कहेगी एनआरओ 2 है। दूसरे नंबर पे जो नैब के कवानीन थे इन्होंने खत्म कर दिया है, डेड कर दिया है बिल्कुल। जो नैब के कवानीन थे इनको एंटी करप्शन में जो सूबों के अंदर आमतौर पर हम समझते हैं कि सूबों के अंदर होता है, एंटी करप्शन के अंदर कर दिया है। अब हमने देखा कि एंटी करप्शन का क्या सिस्टम होता है, वहाँ पे इतनी करप्शन है एंटी करप्शन में, वहाँ पे इस तरह का हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं, उसके बाद उनको उनके जो अफसरान होते हैं उनपे इतनी मतलब जो हम कहें कि वो बहुत अहल अफसर होते हैं, वो बिल्कुल लेंगे। वहाँ पे अफसरान की जो माइंड थिंकिंग है और उनका एजुकेशन या उनके कोर्सेज उस लेवल के नहीं होते कि वो इतनी हाई प्रोफाइल केसेस की। उसके बाद एक और चीज देखें आप, जो इन्होंने कानून साजी की है अभी नैब खत्म करने के लिए, नैब डेड करने के लिए, उस पर 50 अरब रुपया वहाँ की वो भी लिमिटेशन उन्होंने इस चीज की दी हुई है। तो ये सारी चीजें, ये सारी की सारी एनआरओ 2 है। इसको आप माने या ना माने, आने वाले वक्त में ये पूरी कौम इस चीज को मानेगी और ये हकीकत में ऐसा ही है। बाकी जो पीपल्स पार्टी की मैंने मुआवजा बताया, ये बिल्कुल मैंने एक अथेंटिक मुआवजा बताया कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो इनको जेलें हुई हैं या सजाएं हुई हैं, इन्होंने बाकायदा भुगती हैं। और मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा जो है इन्होंने बाकायदा एनआरओ लिया है, इन्होंने बाहर भाग के इन्होंने पहले अपने रास्ते क्लियर किए हैं। इन्होंने पीछे एस्टेब्लिशमेंट थे या जिनको भी आप समझे या मैं समझूं, तो उनसे इन्होंने अपने रास्ते क्लियर करके उसके बाद पाकिस्तान में दोबारा ये नाफज हुए हैं, दोबारा इन्होंने हुकूमत का हिस्सा बने हैं। ठीक है कमर गिलानी साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ऑडियो लीक्स वाला जो मामला है, चूँकि बहुत ही सेंसिटिव नोयत का है, थोड़ा सा उसके हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। फिरदा खान साहबा, आप लोग अभी मादी में हुकूमत में रहे, उस वक्त भी ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो चलता रहा। इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ मामला आया, बल्कि यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि पीएम हाउस के अंदर तमाम तर जो डाटा है वो हैक कर लिया गया है। मैम, यहाँ पर पॉलिटिक्स से हटकर बहैसियत पाकिस्तानी ये एक हाई सिक्योरिटी रिस्क है कि आपके पीएम हाउस के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, ज़ाहिर है कि उसमें मुल्क की सालमियत के हवाले से भी प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पर गुफ्तगू की जाती है। तो क्या समझती हैं कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है और बिलखुसूस हमारी एजेंसीज़ के लिए कितना बड़ा ये सवालिया निशान है कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद इस जगह से हमारा जो डाटा है वो लीक हो रहा है और सामने आ रहा है? जी सर, ये लाज़िम बात है, हम लोगों के लिए बहुत अफसोस की बात है। वेल, सबकी जो भी निकाब उन्होंने चढ़ाया हुआ था वो तो सबके सामने जाहिर हो चुका है, पर ये मसला ये है कि हमारे मुल्क के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है कि पीएम हाउस से ऑडियो लीक हो रही हैं। ये बहुत बुरी बात है और ऑफ कोर्स हम सबको मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है और हम सब मतलब इस चीज की मजम्मत करते हैं कि एटलीस्ट पीएम हाउस से तो वो चीजें लीक नहीं होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स इंशाल्लाह इसकी तहकीक करवाएंगे और देखेंगे कि क्या मतलब इश्यू कहाँ से है कि पीएम हाउस भी सेफ नहीं है, तो आगे जो हमारे अपने अदारे हैं मतलब जो सेंसिटिव चीजें हैं वो भी सारी लीक हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा हमारे मुल्क का। ठीक है। तो ये आप सही कह रहे हैं, आप बहुत ही तफसीलनाक टाइप की न्यूज़ है, तो इंशाल्लाह इस पे ना करवाएंगे। ठीक। अच्छा मलिक आसिफ साहब, ये जो लीक्स वाला मामला है इससे पहले भी होता रहा, लेकिन अब तो मतलब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। पीएम हाउस के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो सामने आ रही है। इमरान खान साहब की जो लीक हुई है, गो कि वो कहते हैं कि ये अच्छा हुआ, अब अगर ये लीक किया है तो साइफर को भी पब्लिक करें, वो तो खैर उनका एक पॉलिटिकल बयानिया था। क्या समझते हैं कि सेंसिटिविटी के एतबार से ये कितनी बड़ी बात है कि एक जो हमारा एटमी मुल्क है उसके वज़ीर आज़म हाउस के अंदर होने वाली गुफ्तगू किसी भी शख्स के हाथ में पहुंच सकती है। आज यूट्यूब के ऊपर बच्चे के हाथ में वहाँ पर होने वाली तमाम गुफ्तगू का रिकॉर्ड मौजूद है। तो पॉलिटिक्स से हट कर इस मामले की सेंसिटिविटी पर आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है मामला? सुभान भाई, इस बात को भूल के कि मेरा तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है या मेरे जो दूसरे भाई बैठे हैं किसी का तरीके इंसाफ से है या किसी का नून लीग से है या किसी भी जमात से सियासी तौर पर अटैचमेंट हो सकती है, लेकिन उससे बढ़ के हम स्टेट के वफादार हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं।
अगर स्टेट है, पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर इस चीज को आप ये देखें कि ये बहुत बड़ा हमारा जो फ्लोर है, ये नाइली है, ये जुल्म अजीम हुआ है कि इस पे जो है वो कमीशन बनाना चाहिए, और कमीशन बना के इसके जो जिन्होंने ऐसा किया है, चाहे वो कोई भी है, उसको उल्टा लटका देना चाहिए कि वजीर आजम हाउस जैसा जो है जगह, अगर वहां से ये आईबी जो है वो, ये सिक्योरिटी आई थिंक आईबी के जिम्मे होती है, तो ये उनका फ्लोर है, ठीक है, तो ये उनकी नाइली है कि अगर इस लेवल तक अगर ये हालात चले जाते हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं या हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो ये चीज जो है वो ये एजेंसीज को भी देखनी चाहिए। नो डाउट कि हमारी मुल्क जो है वो मुल्क के साथ अगर एजेंसीज ही नहीं वफादार तो कौन हो सकता है। पाक फौज जो है वो जो सलामती काउंसिल है, सलामती कमेटी है, जिसमें उन्होंने ये बात वजीर आजम साहब ने भी की है, सलामती कमेटी ने भी इस पे एहतजाज, बिलावल भुट्टो साहब ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ये कौन सा, मतलब ये देखिए इस लेवल तक अगर हो सकता है तो इस मुल्क का कुछ भी महफूज नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ, ठीक है। तो वजीर आजम हाउस का जो है वो तकद्दस और उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको जो है वो संजीदगी से लिया जाना चाहिए, और इसके जो मुल्जमान है जिन्होंने ये नाअहली की है उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि मुल्क में नेक्स्ट ऐसा कोई जो है वो ना हो सके और हमारा मुल्क जो है उसकी सलामती पर कभी भी कोई आंच ना आए। क्योंकि इसमें एक बात और मैं सुभान भाई ऐड करना चाहूंगा माजरत के साथ, जो ये हमारा ये इस वक्त चल रहा है, हमें सियासतदानों को भी थोड़ी सी जो है वो एहतियात करनी चाहिए कि इन मामलात को हर मामले को सियासत में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर 100 तनकीद लोग कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो है सबसे वो ताकतवर पॉलिटिकल जो मुखालिफ हैं उनको भी अपने गले से लगा लिया, सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो ये मामला ऐसा नहीं है जिसको छोड़ देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो लीक्स हुई हैं इनका एक और पहलू भी है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी एक जमात के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, जो गुफ्तगू सामने आई है क्या समझते हैं कि वो शर्मनाक नहीं थी? जिस तरीके से एक जमात की एक बड़ी लीडर एक वज़ीर आज़म को जिस तरह से गुफ्तगू आपस में चल रही थी, जो सब ने सुनी, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट की तरफ भी तो आना चाहिए ना कि किसी तरफ से अभी तक उसकी तरदीद नहीं की गई कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, जो डबिंग की गई है, बल्कि इंक्वायरी कमीशन बनाने का बात यह है कि उसको ऑन किया जा रहा है कि ये उन्हीं की आवाज़ें हैं, और फिर जो वो बात कर रहे हैं अगर वो दुरुस्त है तो उसके अंदर इंडिया से कुछ दरामदात के हवाले से बातें की गई, वो अपने ज़ाती फ़वाइद लेने के लिए दामाद की भी बातें हैं। ठीक है कि आप इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त आपके ताल्लुकात उरूज पर बज़ाहिर नज़र आते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू की गई है उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, मैं इससे आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ, मैं इससे आगे बढ़ के बात ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो इसके जो पहलू है जिसने ये लीक की है, जिसकी ये नाअहली है, पहले तो उसको कटहरे में लाना चाहिए, और जब उसके बाद ये मामला तय होंगे कि किसने क्या बात की और किसके खिलाफ की, क्या उसमें कोई मुल्क की सालमियत पर तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। ठीक है कि अगर उस गुफ्तगू में ऐसी चीजें हैं, पहली बात तो ये है कि पहले नाअहली है कि ये लीक क्यों है, ठीक है। उसके बाद अगर ये जिसने ये बातें की हैं वो अगर मुल्क की सलामती के खिलाफ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चाहे नून से, चाहे तहरीक इंसाफ से, ठीक है। तो उसने अपने हलफ की वायलेशन की है ना, अगर उसने ऐसा किया है, जी जी, अगर वो ओरिजिनल साबित होती है, ठीक है, अगर वो वाकई ऐसा है कि ये मुल्क की सलामती के अगेंस्ट आ रही है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान। मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो भी इसमें मुलविस है, बेशक वो उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, PTI से हो, पीपल्स पार्टी से हो, मुल्क की सालमियत जो है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, मुल्क से वफादारी अव्वलीन होनी चाहिए। कमर गिलानी साहब, प्रोग्राम का वक्त आखिरी लम्हात में है, जाते जाते आपसे एक दिलचस्प सवाल करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। एक तरफ ये एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि मामलात उन लोगों से जिन लोगों से तय किए जाते हैं तमाम पॉलिटिशियन के, वो मुस्लिम लीग नून के बड़े अच्छे चल रहे हैं, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, लीडर्स बाहर से वापस आ रहे हैं, इलाज मुकम्मल हो चुके हैं और अब वापसी का सिलसिला शुरू है।
दूसरी जानिब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नो डाउट कि हम पब्लिकली ये बात ओपन नहीं कर सकते, लेकिन सबको मालूम है कि इस तरह के जो मामलात हैं लीक के, इनके पीछे किन का हाथ होता है या किन के दायरा इख्तियार इतना ताकतवर है कि वज़ीर आज़म हाउस से डाटा लीक हो सकता है। अच्छा, अब एक तरफ जो है वो मामला ये लग रहा है कि आपस में याराने बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब उन्हीं यारों की आडियोज़ को लीक किया जा रहा है। इन दोनों बातों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अजीब किस्म का ये, क्योंकि सूरत ये साइबर क्राइम है। ये साइबर क्राइम पहले आम लोग, हमें आपको तो कुछ ना कुछ पता था, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको पहली दफा ये पता लगा कि ये क्या कुछ हो रहा है इसमें। जिस तरीके से देखिए, ये जो डिवाइस लगी होती है, सबसे पहले मैं इसका पहले मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो डिवाइस लगी होती है, ये डिवाइस दो तरह की होती है। एक होती है कि इसको मैनुअल इस्तेमाल करते हैं, और मैनुअल जो इस्तेमाल करते हैं उसकी रेंज होती है, उसकी टाइमिंग होती है, वो एक लिमिट तक उसके अंदर करंट होता है या उसकी मतलब कैपेसिटी, चार्जिंग कैपेसिटी होती है। ये तो अनलिमिटेड थी। ये तो इस तरह लग रहा है कि वो मतलब जब से वजीर आजम इमरान खान था या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे या कोई भी था वहाँ पे, तो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे लगी हुई है। उनकी A to Z जो सारे दिन की एक्टिविटी होती थी या रात को या जब भी मीटिंग होती थी, वो उसमें कुछ चीजें और भी आई हैं जो हमने वो ऑब्जर्व किया, पूछा भी है। वो उसमें कुछ चीजें ऐसी आई हैं कि वो डिवाइस इस तरह की, इतनी हाई पोटेंसी वो डिवाइस है, वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल ही नहीं है वो चीज। वो लाजमी बात है, अगर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर से लाई गई है। अगर बाहर से लाई गई, उसकी सेंसिटिव है कि जब आप कोई बात करेंगे तो वो उसी टाइम वो डिवाइस एक्टिव होगी। उसके बाद जब आप बात करना बंद कर देंगे तो डिवाइस का उसका वो पावर ऑफ हो जाएगी मुकम्मल तौर पे, मतलब उसका करंट भी बंद हो जाएगा, उसकी चार्जिंग कैपेसिटी भी इतनी ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे उसका जो डाटा इस्तेमाल किया गया, इतनी GB का डाटा है, वो इस तरह तो नहीं हो सकता कि इधर से मैं बैठा हूँ या आप मुझे कॉल पे ले रहे हैं या FTP या मतलब वेब पे या व्हाट्सएप पे उसको शेयर किया जाए। इसमें घंटों का, इतने हजारों घंटों का जो डाटा उसका क्लेम किया जा रहा है, तो वो तो मतलब इसी तरीके से कि फिजिकली उसको लेके गए हैं, उसको लेके मतलब दूसरी जगह पहुंचाया गया। और अगर ये शक है कि दूसरी जगह पहुंचाया गया तो दूसरी से तीसरी जगह, 5वीं 6ठी 8वीं 10वीं जगह भी वो उसका मतलब ट्रेवलिंग होगी। तो ये तो इंतहाई मतलब अजीब सी सूरत हाल है। और इसके जो नताइज आएंगे, इसके जो आने वाले वक्त में, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी उसकी डाटा लीक्स आ रही हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। असल मसला ये है कि ये चीजें अगर हमारी पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 एजेंसियां हैं, तो ये नंबर 1 एजेंसियां वो कहाँ थी इस टाइम में, जबकि इतना पूरा साल, अगर वो कल को वो क्लेम करे कि हमारे पास पिछले जो 2 टर्नोवर के वजीर आजम थे या पिछली हुकूमतें थी, उनका डाटा भी हमारे पास है, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा? ये तो आपका पूरा मुल्क दाव पे लग गया। कोई भी इस पे मतलब TV चैनल्स पे भी आपको पता है कि जो चीजें डिस्कस हो रही हैं वो बाकायदा मतलब पैमरा के रूल ऑफ लॉ से वो डिस्कस हो रही हैं। आम जो डिस्कस हो रही है वो हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है ओपनली डीपली। तो अवाम तो ये पूछना चाह रही है कि ये चीजें कहाँ से हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अब देखिए, दोनों हुकूमतें, अपोजिशन है और दूसरी हुकूमतें हैं, वो आमने सामने हैं। उसके बाद इन हुकूमतों को अगर आप देखें कि वो किस तरीके से, दोनों जितने आपके सियासतदान हैं मुल्क के और जितने आपके एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके नाम भी बीच में आ रहे हैं, जितने जज साहिबान हैं उनके नाम भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि एस्टेब्लिशमेंट के मतलब आप जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं, हम जानते हैं किसको कहते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं। इन चीज को कौन ऑब्जर्व करता था या कौन करेगा, ये किससे, क्या इसकी गारंटी है, क्या इसकी वारंटी है कि आइंदा ये चीजें नहीं होंगी? और आइंदा आपके जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ इस तरीके से जो जिस तरीके से गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के साथ पूरा मुल्क ही आपका दाव पे लगा देते हैं। पूरे पाकिस्तान का जो उसकी मतलब होता है कि पूरे पाकिस्तान का एक उनके पास एक हलफ जो उन्होंने ली है, वो उस हलफ की पासदारी भी किसी चीज का नाम है। तो वो हर चीज दाव पे लगा के एक दूसरे की सियासत को जेरे अपने पाँव के नीचे रखने के लिए तो हर चीज दाव पे लगा दे। ये चीजें कब रुकेंगी? ये बड़ा सवालिया निशान है, ये हर पाकिस्तानी का सवाल है। जी ठीक हो गया कमर गिलानी, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ। मैं अपने पैनल पर मौजूद तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, जिस तरीके से आपने भी गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तानी सालमियत के हवाले से ये बहुत अहम बात है। इसमें पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून या PTI की बात नहीं है, बल्कि बहैसियत पाकिस्तानी ये हमारे लिए हाई सिक्योरिटी रिस्क है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अगर इस जगह से PM हाउस से भी लीक्स होना शुरू हो गई हैं और मुसलसल हो रही हैं, मुतवातिर ये चीज़ें लीक होकर आ रही हैं, तो फिर एक एटमी मुल्क होने की हैसियत से हमें और हमारे सिक्योरिटी इदारों को एक मरतबा फिर बैठ कर सोचना पड़ेगा कि हम पॉलिटिक्स के इस खेल में किस जानिब बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम पंजाब टॉक से फिलवक्त इतना ही। सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।